हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हानी वॉइस पर। मेरा नाम सहर था और मेरे शौहर बिजनेसमैन थे। मेरी शादी उस शख्स से ज़बरदस्ती की गई थी जो अपनी पहली बीवी के तसव्वुर से निकाल भी नहीं पाया था। उसका एक बेटा भी था। मैंने ये शादी ख़ानदान के दबाव में की थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने पति से बहुत ही मोहब्बत होने लगी थी। मगर वह अजीब शख्स था, पुरानी यादों से बाहर निकल ही नहीं पाता था। एक रात बहुत ज़्यादा शदीद बारिश और बर्फ़ हो रही थी। ऊपर से बिजली भी बंद हो गई थी और गुप्त अंधेरा हो चुका था। मुझे बहुत ही डर लग रहा था। कुछ देर तो आँख बंद करके मैं सोने की कोशिश करती रही, लेकिन पूरा लॉन्च मुझे बहुत ही खौफ ज़्यादा कर रहा था। डरते डरते मैंने अपनी रज़ाई और तकिया उठाया और सबसे पहला रुख मैंने मोहसिन के कमरे की तरफ किया, लेकिन वो अपना कमरे लॉक किए सो रहा था। मेरे कई बार दरवाजे पर भी दस्तक देने पर वो नहीं उठा और उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मजबूरन मुझे वासिफ़ के कमरे पर दस्तक देनी पड़ी। दूसरी ही दस्तक पर उसने दरवाज़ा खोल दिया था। शायद नींद से जाग उठा था। मुझे देखकर कहने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा, मुझे डर लग रहा है। मेरी बात सुनकर उसने बेयकीनी से मुझे देखा और कहने लगा, डर क्यों लग रहा है तुम्हें? यहाँ कोई जिन भूत थोड़ी ना है। मैंने कहा, मैं कभी यूँ लॉन्च में नहीं सोई। उसने गहरी सांस ली, फिर कहने लगा, ये तुम्हारा ही फैसला था। फिर कहने लगा, मोहसिन के कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने कहा, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा, शायद गहरी नींद में है। क्या मैं आपके कमरे में सो सकती हूँ? मैं नापसंद करते हुए भी उसकी मिन्नत कर चुकी थी। वो कहने लगा, ओके। ये कहने के बाद उसने अपना तकिया और रज़ाई उठाई और कमरे से बाहर निकल गया। मैंने कहा, मैं खा नहीं जाऊँगी आपको, आप भी कमरे में सो सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मेरी बात सुनकर उसने पलट कर देखा और मैंने कहा, मुझे डर लग रहा है, मैं कुछ नहीं कहूँगी। उसने कहा, कमरा छोटा है और यहाँ पर सोफ़ा मौजूद नहीं है, कहाँ सोऊंगा मैं? मैंने कहा, बैठ के एक कोने पर सो जाए, मैं दूसरे कोने पर सो जाऊँगी, आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। कुछ देर तो वो सोचता रहा और फिर उसने बैठ के एक कोने पर तकिया रखा और सो गया। मैं भी सो चुकी थी, लेकिन रात को मुझे लगा शायद जैसे कोई मेरे बहुत ही करीब है। किसी की गर्म सांसों की लौ मेरे चेहरे को छू रही है। जैसे ही मैंने आंखें खोली, वासिफ मेरे इंतहाई करीब थे। वे गहरी नींद में थे। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। उससे पहले कि मैं पीछे हटकर बेड से नीचे उतरती, वो मुझे अपनी बाहों में ले चुके थे, अपने इंतहाई करीब कर चुके थे। उसका दिल मेरे दिल को एक नई लय पर धड़कने को मजबूर कर चुका था। बड़ी मोहब्बत से वो मुझे अपने पास कर रहे थे। मैं उसमें खोने लगी। दिल उस वक्त एक बारगी से धड़का और जब उसने सहर का नाम लिया और अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। शायद वो अपनी मरहूम बीवी के तसव्वुर में थे, लेकिन मैं चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। कहने लगा, आज भी तुम पहली रात की जैसी लगती हो। पता नहीं मेरी मोहब्बत कम होने के बजाय बढ़ती क्यों जा रही है। मुझे चैन ही नहीं आता। ये कहते हुए वो मेरे इंतहाई करीब आ चुका था, इतना कि मैं खोने लगी। लेकिन फिर वो करवट बदल कर सो चुका था, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे बेचैन करके वो खुद सो चुका था। किस कदर जालिम था। औरत को बेचैन करके खुद मुंह दूसरी तरफ करके सो गया था। मैं जलने लगी थी, मगर क्या करती, कुछ भी नहीं कर सकती थी। शर्म आड़े आ रही थी। पता नहीं क्यों मुझसे दूर हुआ था। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो वो कमरे से जा चुके थे। मैं जब उठकर बैठी, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी फैल गई थी। मैं जब अपने बाल समेट कर कमरे से बाहर आई तो पहली बार मैंने वासिफ को गुनगुनाते हुए सुना था। वो किचन में गुनगुनाते हुए चाय बना रहे थे। जब मैं किचन में आई तो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, नाश्ता करोगी? तुम्हारे लिए बनाऊंगा। मैं हैरान थी कि उसके चेहरे पर आज मुस्कुराहट कैसे। पता नहीं क्यों मुझे रात वाली उसकी बात याद आने लगी तो मेरी नज़रें खुद ब खुद उसके सामने झुक गई थी। वैसे आप आज इतने खुश क्यों हैं? कहने लगा, मैंने सहर को रात ख्वाब में देखा और जिस दिन उसको ख्वाब में देखता हूँ दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है। ये बात सुनकर पता नहीं क्यों दिल ही दिल में मुझे बहुत ही बुरा सा लगा था। सहर समझ के जो लम्हे उन्होंने मेरे साथ गुजारे थे, मैं इसी पर खुश थी। दिल को एक धोखा सा दिया था कि वो लम्हे तो सिर्फ नाम थे। जो उस वक्त उसने तुम्हारे साथ गुजारे वो तुम्हारा ही था, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था।
इतने में मोहसिन भी उठकर आ गया और कहने लगा, अप्पी मुझे नाश्ता बना दो। मैंने कहा, हाँ बनाती हूँ, बताओ क्या खाओगे। कहने लगा, कुछ भी बना दो। और ये शाजिल भाई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं सख्त बोर हो रहा हूँ। पता नहीं दादा बाबा ने मुझे यहाँ क्यों भेजा। मैं वहाँ रह लेता शाजिल भाई के साथ, मेरा अच्छा दिल लग जाता था। मैंने कहा, हाँ लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे बगैर बोर हो जाती, इसलिए ताए पापा ने तुम्हें मेरे साथ भेजा है। बहरहाल मैंने उसे बिठाया और उसके लिए नाश्ता बना लेने लगी। पूरा दिन मेरा मोहसिन के साथ ही गुजरता था। उसे बातें करने की बहुत ही आदत थी। अक्सर हम दोनों कार्टून देखते हुए फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे होते थे। कभी वो मेरी गोद में सिर रख लेता था। पहले भी बहुत ही मोहब्बत करता था, इसलिए उसे मेरे और वासिफ़ के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बस ये पता था कि मुझे उनके साथ ही रहना है। जैसे ही रात को वासिफ़ घर के अंदर दाखिल हुए और मुझे मोहसिन के सिर पर हाथ फेरते हुए देखा, उसके साथ बातें करते सुना, तो चेहरे पर मुस्कुराहट आई और कहने लगे, क्या तुम्हें तंग तो नहीं करता ये? मैंने कहा, नहीं, ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है, मुझे तो बिल्कुल बोर नहीं होने देता। वासिफ़ कहने लगे, हाँ चिड़चिड़ ज़ुबान चलती है इसकी, लेकिन जैसे ही टीचर कोई सवाल पूछ ले तो गूंगा ही हो जाता है। तुम इसे पढ़ा भी दिया करो, उसकी पढ़ाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। मैंने कहा, मैंने उसे आज सारा होमवर्क भी करवाया दिया है और ये बात बहुत ही अच्छा पढ़ता है। पता नहीं क्यों मैं चाहती थी वासिफ़ मुझे कबूल कर ले, लेकिन फिर से मेरे लिए वही लॉन्च का सोफ़ा था जहां आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक बार मैंने मोहसिन से पूछा, मैंने कहा, ये वासिफ़ अलमारी के एक हिस्से हमेशा लॉक क्यों रखते हैं, क्या है इसमें? तो कहने लगा, मम्मा के कपड़े हैं, बाबा इसे अलमारी में किसी को भी जाने नहीं देते, हमेशा लॉक रखते हैं। मैंने कहा, तुम्हारे पास चाबी है? उस पर मोहसिन कहने लगा, नहीं मेरे पास तो नहीं है। मैंने कहा, चलो खोलने की कोशिश करते हैं। कहने लगा, ना बाबा ना, बहुत ही गुस्सा करेंगे बाबा, मैं नहीं खोलूँगा, ये कहता है और यहाँ पर कुछ नहीं है, खबरदार जो उस अलमारी को खोलने की कोशिश की। मैंने कहा, यानी तुमने खोलने की कोशिश की थी? कहने लगा, हाँ ऐसा ही, मामा की याद आ रही थी। ये कहते हुए वो जब चुप सा हो गया था। मैंने कहा, चलो मेरे साथ। मैं उसे वासिफ़ के कमरे में ले गई। अलमारी लॉक थी। मैंने दूसरी अलमारी का दरवाज़ा खोला तो चाबी मिल गई। मैंने अलमारी खोली तो सहर भाभी के कपड़े थे। मैंने कहा, क्यों ना आज मैं तुम्हारी मम्मा बन जाऊँ? मोहसिन कहने लगा, वो कैसे? मैंने कहा, देख लेना, उनके कपड़े पहन कर के मैं बिल्कुल उन जैसी ही लगूंगी। मैं नहीं मानता। मैंने कहा, मान जाओगे। फिर मैंने एक महरून रंग की मैक्सी निकाली जो बहुत ही फैंसी सी थी, वो पहन ली और फिर वैसे ही जूड़ा बनाया जैसा कि वो बनाती थी। मेकअप भी वैसा ही किया। ये देखकर मोहसिन कहने लगा, आप तो वाकई मम्मा जैसी लग रही है। मैंने कहा, फिर मुझे मामा कहा करो। मैं वासिफ़ के हर रिश्ते को जीना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मोहसिन मुझे मम्मा कहकर पुकारे। और मोहसिन कहने लगा, मम्मा कहने से आप मम्मा तो नहीं हो जाएगी। मैंने कहा, क्यों नहीं हो जाओगी? बिल्कुल हो जाओगी। क्या तुम्हारा जी नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी मम्मा भी हूँ? कहने लगा, दिल तो चाहता है। मैंने कहा, तो फिर दिल की चाहत को रोका नहीं करते, कह देते हैं। पता नहीं क्यों लेकिन वो मेरे साथ लग गया। कहने लगा, आप बहुत ही अच्छी है और आप तो मुझे और भी अच्छी लगती है। मैंने कहा, तुम भी बहुत अच्छे हो और जब मम्मा कहो तो और भी अच्छे लगते हो। कुछ देर बाद लाइट जा चुकी थी। एकदम से अंधेरा सा छा गया था। मुझे कुछ खौफ सा भी महसूस हो रहा था। मोहसिन कहने लगा, आप यहीं खड़ी ही रहिए, मैं भी टॉर्च लेकर आता हूँ। मैंने कहा, अच्छा जल्दी जाओ और जल्दी ध्यान से आना। कहने लगा, यूँ गया और यूँ आया। वो कमरे से बाहर निकल चुका था। मैं ड्रेसिंग पर अपना मोबाइल तलाश कर रही थी ताकि उसकी टॉर्च लाइट जलाकर बैठ सकूं। लेकिन कुछ ही देर में कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने वासिफ़ खड़ा था। मोबाइल उसी के हाथ में था और मोबाइल की रोशनी में मुझे देखकर उसके हाथ से मोबाइल छूटा था। कहने लगा, सहर। ये कहते हुए लंबे लंबे डग भरता मेरे करीब आ गया और कहने लगा, सहर तुम शायद। मैंने उसका हुलिया अपना लिया था, उसका लिबास में थी, उसका तसव्वुर हकीकत का रूप लेने लगा था। इसलिए उसने अगले ही लम्हे मुझे अपने साथ लगा लिया, फिर अपने सीने से भींच कर रख दिया। यहाँ तक कि मेरी सांस लेना भी बहुत ही दुश्वार हो रहा था। किसी दीवाने की मंद मुझे अपने सीने से लगाए हुए
تھا کہنے لگا، تم واپس کیسے آ سکتی ہو؟ کیوں میرے سامنے تصور بن کر آ جاتی ہو؟ مجھے بے چین کر دیتی ہو۔ میں نے بہت ہی دھیرے سے کہا، واصف میں سحر نہیں۔ یہ سن کر وہ ایک جھٹکے سے الگ ہوا۔ اسی وقت لائٹ بھی واپس آ گئی۔ وہ مجھے سحر کے کپڑوں میں دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا۔ کہنے لگا، تم اور سحر کی میکسی میں۔ پھر اپنا سر پٹک کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد کہنے لگا کہ آئندہ میں تمہیں سحر کے کپڑوں میں نہ دیکھ لوں۔ بڑا ہی سخت لہجہ تھا اس کا۔ وہ مجھے محسن نے کہا تھا کہ اسے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، چابی کہاں سے لی ہے؟ تو میں نے کہا، الماری کے دراز سے۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے غصہ آنے لگا۔ ہر وقت سحر سحر بس سحر۔ ایک روز میں محسن کے کچھ چیزیں خریدنے کے لیے واصف کے ساتھ ہی بازار گئی تھی، جہاں میری نظر فراز پر پڑی۔ وہ ایک لڑکی کے ساتھ موجود تھا۔ اس لڑکی نے فینسی کپڑے پہن رکھے تھے، شاید اس کی نئی شادی ہوئی تھی۔ جیسے ہی فراز کی نظر مجھ پر پڑی تو میں نے ساتھ چلتے واصف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس کے اس اور بھی قریب ہو کر کھڑی ہو گئی، اور وہ ایک دم سے چونک گیا، لیکن جب فراز کو دیکھا تو سمجھ گیا۔ پھر مجھے دیکھنے لگا۔ میری نظریں فراز پر ہی تھی اور اس کے ساتھ کھڑی اس لڑکی پر۔ شاید اس نے اسے پوری عزت سے اپنا لیا ہوگا، شاید وہ اس کے بدلے کا سامان نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں میرا کیا قصور تھا یا میری قسمت ہی ایسی تھی۔ فراز فوراً اس لڑکی کو وہاں سے باہر لے گیا جس سے وہ دکان پر وہ کھڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر گیا، میں نے واصف کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ الگ کر لیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اپنی قسمت پر بہت ہی رونا آیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، پھر محسن کے پاس چلی گئی۔ وہ اپنے لیے شرٹ لے رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں کون سی خریدوں، تو میں نے اسے بتا دیا، اور پھر ہم تھوڑی ہی دیر بعد گھر واپس آ گئے۔ میں اب اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی اور میں آ کر گہری نیند میں سو گئی۔ جب مجھے برتن کی کھٹکنے کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی۔ ایسا لگا کچن میں کوئی ہے۔ میں اٹھ کر جب کچن کا رخ کیا تو واصف اپنے لیے کافی بنا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور اس لیے سوچا کافی پی لوں۔ پھر کہنے لگے، تم پیو گی؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ کہہ کر میں باہر آ گئی اور صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ جب وہ باہر آئے تو اپنے کمرے میں جانے کے بجائے صوفے پر میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ پھر کہنے لگی، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میں نے کہا، کہیے۔ جی کہیے۔ تو کہنے لگا، دیکھو مجھے نہیں لگتا کہ ہم ساتھ چل پائیں گے۔ میرے بڑوں نے بہت ہی غلط فیصلہ کیا ہے۔ میں نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں، آپ سحر کو بھی کبھی بھول نہیں سکتے۔ وہ کہنے لگا، کبھی نہیں۔ میں نے کہا، میں جانتی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ رشتے بوجھ کی طرح لگنے لگے تو بہتر ہے انسان انہیں نبھانے کی بجائے راہ الگ کر لے۔ تم چاہو تو۔ یہ کہنا تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کو جو ٹھیک لگے آپ کر لے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کے میں صوفے پر لیٹ گئی۔ میں نے کہا، واصف پلیز مجھے نیند آ رہی ہے، آپ اپنا کمرے میں جا کر کافی پی لیجئے۔ وہ چلے گئے اور میں آنسو بہانے لگی۔ شاید میری قسمت میں شوہر کی محبت ہی نہیں تھی۔ کسی نے بھی بدلے کے لیے استعمال کر لیا، کسی نے مرحوم بیوی سمجھ کر دل کی آواز پوری کر لی۔ اب انہیں بھی رشتے بوجھ لگنے لگے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تھوڑے دن اگلی صبح جب واصف دفتر جانے لگے تو میں نے بھی کہا، آپ کاغذ تیار کرا لیجیے گا، میں سائن کر دوں گی۔ یہ سن کر وہ کچھ پل مجھے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے، اوکے میں کرا لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں نے رات کا کھانا بنایا، لیکن محسن آج کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ جب میں محسن کے کمرے میں گئی تو وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر کے میں پریشان ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا، دودھ کا گلاس پلایا، دوائی دی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے ہائے ہائے کر رہا تھا۔ جب واصف واپس آئے تو مجھے روتا دیکھ کر وجہ پوچھنے لگے۔ میں نے کہا، بہت ہی تیز بخار ہے اور بخار میں تپ رہا ہے۔ یہ سن کر واصف فٹافٹ سے محسن کے پاس آئے اور پھر اسے گود میں اٹھا کے اسپتال لے گئے۔ میں بھی ساتھ ہی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، اسے بہت ہی تیز بخار ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ دوا کھا کر محسن سو چکا تھا، لیکن میرا ہاتھ پکڑے ہوا تھا، بار بار نیند میں ماں ماں کہہ رہا تھا اور میں اس کا ہاتھ چوم رہی تھی۔ میں نے کہا، میری جان میں یہیں ہوں تمہارے پاس۔ آدھی رات تک میں اس کے پاس بیٹھی رہی۔ بیٹھا تو واصف بھی رہا تھا، لیکن بار بار وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے، تم جاؤ، جا کے آرام کر لو، میں ہوں اس کے پاس۔ میں نے کہا، کیوں؟ میں کیوں نہیں رہ سکتی؟
तो कहने लगा कि तुम सुबह से उसे संभाल रही हो, थक गई होगी, थोड़ी देर सो जाओ। मैंने कहा जी नहीं, मैं नहीं थकी, कोई भी माँ अपने बच्चे को संभालने से नहीं थकती है। वो कहने लगा तुम सगी माँ तो नहीं हो। मैंने कहा प्लीज़ आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा है? वो मुझे मम्मा क्यों कहता है, मम्मा समझने भी लगा है और मैं कहीं नहीं जाऊँगी। आपको ज़्यादा ही नींद आ रही है तो जाकर सो जाइए। मुझे वाकई मोहसिन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो चुकी थी, बदले में वो भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता था। 4 दिन बाद वो ठीक हो गया था। मैं ज़बरदस्त उसे खाना खिला रही थी। कहने लगा और कितना खिलाएगी आप, मैं तो थक गया हूँ खा खा कर। मैंने कहा तुमने अपनी शक्ल देखी है, 3 दिन के बुखार में तुम्हारी रंगत ख़राब हो गई है, जल्दी से खाना खाओ, फिर तुमने सेब भी खाना है। तो वो कहने लगा कि अब नहीं खाऊंगा, मुझसे नहीं खाया जाएगा। मैंने कहा नहीं खाओगे तो मुझसे डांट खाओगे। बड़े ही प्यार से मैं उसे अपने हाथ से निवाला खिला रही थी। जब मुझे लगा जैसे किसी की नज़रें मुझ पर है, मैंने पलट के देखा तो वासिफ दरवाजे के पास खड़े थे। वासिफ को देख के मोहसिन उसके पास चला गया। वो कहने लगा अब कैसा है मेरा बेटा? तो कहने लगा बिल्कुल परफेक्ट, मामा ने मेरा बहुत ही ख्याल रखा है। जब मोहसिन सो गया तो मैं भी गहरी नींद में थी। जब मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे हाथ से हिलाया हो और मैंने आंखें खोल के देखा तो सामने वासिफ खड़े थे। कहने लगे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं उठकर बैठ गई। वो भी सोफ़े पर बैठ चुके थे। मैं भी सोफ़े पर बैठ गई। वो कहने लगे देखो जो फ़ैसला हम लोग कर चुके हैं, बेहतर है कि तुम मोहसिन से दूर रहा करो। मैंने कहा क्यों दूर रहूं? वो कहने लगे इसलिए कि कल को तुमने उससे दूर भी होना है। मैंने कहा मुझे नहीं होना, मैं उसकी माँ बन के ही उसके साथ रहूँगी। ऐसा करे आप मोहसिन को मुझे दे दे। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा क्यों दे दूँ? मैं अपना बेटा तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? वो मेरा है। मैंने कहा मेरा भी है। ज़रूरी नहीं है कि बेटा पैदा करने वाली माँ हो, संभालने वाली भी माँ होती है। कहने लगा लेकिन तुम तो ये रिश्ता निभाना ही नहीं चाहती और मैं जानता हूँ कि क्यों नहीं निभाना चाहती। तुम्हें फिर से फराज के पास वापस जाना है तो जा सकती हो तुम्हें लगता है वो तुम्हें दोबारा से इज्जत देगा? मैं तो इसकी बात सुनकर हैरान हो गई। मैंने कहा कि आपको किसने कहा है कि मुझे फराज के पास जाना है? वो कहने लगा मैं सब समझता हूँ। उस दिन भी फराज को देख के कितनी परेशान थी आप। उसके साथ किसी लड़की को देखा कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही थी। तुम्हारी आंखों में सब कुछ नज़र आया था। बच्चा नहीं हूँ मैं, बड़ा सख्त लहजा था। मैंने कहा गलत सोच रहे हैं आप। कहने लगा बस कर दो, मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हारा हश्र बिगाड़ के रख देता। पहली बार मैंने उनका ऐसा लहजा सुना था। मैंने कहा अच्छा था। अगर आपकी जगह कोई और होता और मेरा हश्र बिगाड़ भी देता तो कम से कम मुझे ये एहसास तो होता कि मुझे अपनी बीवी समझता है, मुझसे मोहब्बत करता है। और फराज को देखकर उससे जेलसी हो रही थी। ये सुनकर उन्होंने बड़ी तेज़ नज़र से मुझे देखा था। मैंने कहा लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके सीने में दिल ही नहीं है, और जो दिल था वो आपने शहर के साथ ही दबाने की कोशिश की है। आपके सीने में सिर्फ पत्थर है जो कि किसी और के लिए धड़कना जानता ही नहीं। और मैं कुछ भी कर लूँ आप मुझे कभी शहर की जगह नहीं दे सकते। आपको मेरा रिश्ता बोझ लगता है लेकिन शहर के तस्वुर से भी अभी भी मोहब्बत है। वासिफ कहने लगे हाँ है मोहब्बत, क्योंकि तुमने कभी उसकी जगह लेने की कोशिश ही नहीं की, कभी मुझ पर इस रिश्ते का जाहिर करने की कोशिश ही नहीं की जो हमारे दरमियान कायम है, क्योंकि दिल में अभी भी तुम्हारे फराज है। उसकी बात सुनकर मैं हैरत से देखने लगी। मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहने लगा अच्छा तो फराज को देख के ही तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था और मेरा ख्याल ही क्यों आया था? वैसे तो कभी नहीं पकड़ा। और जैसे ही वो दुकान से बाहर निकला तो तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया। मतलब मैं तुम्हारी नज़र में सिर्फ फराज को जेलसी करवाने के लिए था। मेरी क्या अहमियत है? मैंने कहा ये सवाल मैं भी कर सकती हूँ कि आपके करीब मेरी क्या अहमियत है? आप भी शहर के दीवाने हैं, जितनी उसकी परवाह करते थे क्या कभी मेरी की थी? आप कभी भी मुझे शहर जैसी मोहब्बत नहीं दे सकते। वो कहने लगी तुम मेरी इस बीवी से जेलसी हो जो उस दुनिया में नहीं है।
میں نے کہا ہاں، لیکن آپ کے دل میں ہے، آپ کی زندگی میں بسی ہے وہ۔ یہ کہتے ہوئے میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگے تم بھی ہو سکتی ہو اگر تم مجھے اتنی محبت دو جتنا سحر نے دی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں جانتی ہوں میں کبھی اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ وہ کہنے لگے تم چاہتی ہی نہیں ہو، کیونکہ اصل میں فراز یہاں پر ہے۔ انہوں نے میرے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر کہا، کہنے لگے یہاں سے فراز نکلے تو میں آؤں نہ۔ مجھے حیرت ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے اور تم ہو کہ ابھی بھی اس کے لیے آنسو بہاتی ہو، سسکیاں لے کر روتی ہو۔ کیا سمجھتی ہو مجھے سنائی نہیں دیتا؟ کوئی بھی شوہر یہ سب برداشت نہیں کرتا، میں بھی نہیں کر سکتا۔ اور واصف کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور میرے دل کا بھی، بس شرط یہ ہے کہ اپنا دل خالی کر کے میرے کمرے میں آنا۔ میں نے کہا ہاں، تاکہ آپ سحر کے تصور میں رہتے ہوئے بھی مجھ سے رشتہ قائم کرے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے نہیں، آج تمہیں تم سمجھ کر پیار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں کچھ دیر بعد کمرے میں گئی تو وہ میرے ہی بہت ہی انتظار میں تھے، لیکن میں بہت گھبرا رہی تھی۔ واصف نے خود آگے بڑھ کر مجھے اپنے قریب کیا تھا اور آج میرا نام لیا تھا، بہت ہی محبت سے اس رشتے کو نبھایا تھا۔ میں نے بھی دوبارہ انہیں شکایت کا موقع نہیں دیا، محبت کا جواب محبت سے دیا تھا۔ جس واصف سے میں اب بہت ہی مطمئن تھی وہ تو کوئی اور ہی تھا، بہت ہی خیال رکھنے والا، بہت ہی محبت کرنے والا۔ ایک غلط فہمی مجھے بھی تھی اور ایک غلط فہمی واصف کو، جو اب دور ہو چکی تھی، اس لیے زندگی خوبصورت لگنے لگی تھی۔ تو دوستو، آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔